अब कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि 2022 वाला है ये। और जो चैनल पे नए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं, 2021 में हमने इतने नाइट्रो रिव्यू किए थे ना, मतलब लोग भी कहने लगे थे भैया और कुछ है। बिल्कुल है सर, नाइट्रो 5 2022 वाला। एंड यहाँ देखो क्या लिखा है, इट लाइज विद इन, अंदर ही है जो है, बस बाहर कुछ नहीं है। बाहर है सब्सक्राइब बटन दबाओ। तो 2022 के लैपटॉप्स आने शुरू हो चुके हैं। पहले 3070 Ti करा, फिर 3060 करा, अब 3050 ले आए। ऐसे ना रिवर्स में चल रहा हूं मैं, महंगा सस्ता सस्ता, अभी से सस्ता आएगा तो करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नाइट्रो 5 का बॉक्स मिल जाता है हमारे को, ब्लैक कलर का। उसके अंदर बढ़िया सी पैकिंग में लैपटॉप निकल जाता है भाई, फुल सेफ्टी के साथ एकदम, मतलब टूटना नहीं चाहिए ना ट्रांजिट में। और थोड़े बहुत यहाँ पे पेपर वर्क, एक पावर कॉर्ड, एक 180 वॉट का पावर अडाप्टर और एक हार्ड ड्राइव का इंक्लोजर भी मिलता है। अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो इससे आप कर सकते हो, हार्ड ड्राइव लगानी हो अगर आपको लैपटॉप में। एंड हेयर कम्स आवर लैपटॉप। क्या ही तगड़ा अपग्रेड कहूंगा मैं, यहाँ पे लुक्स चेंज कर दिए हैं। नाइट्रो का टॉप लिड पहले इतना अजीब सा लगता था मुझे, एंड सीरियसली अब जाके इन्होंने कुछ गेमिंग वाली लुक ऐड करी है इसके अंदर। यहाँ पे ब्लू और रेड कलर के पैटर्न बना दिए, एंड सीरियसली फर्स्ट लुक में आई एम इम्प्रेस्ड। अब इंप्रेशन बाद में जमाएंगे, पहले स्पेसिफिकेशन तो सुन लो। इसके अंदर हमारे को i5 12500H मिलता है, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4P कोर्स एंड 8E कोर्स। RTX 3050 मिलता है 95 वॉट वाला, 8GB रैम, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली DDR4। और हाँ, मैक्सिमम 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो उसके अंदर। देन 512GB की PCI Gen 4 NVMe SSD मिल जाती है। और जो हमारी रीड एंड राइट स्पीड है इसकी SSD की, वो आपकी स्क्रीन पे Gen 4 SSD है, तो काफी बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड आपको मिल जाती है। एंड एनक्लोजर आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग में, 1TB की मैक्सिमम HDD आप लगा सकते हो, 5400 RPM वाली, जो एसर ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है। मेरा मानना है 7200 RPM चल जानी चाहिए। अब चलेगी या नहीं चलेगी, जो खरीदेगा वो अपग्रेड करे या एसर के सर्विस सेंटर में उनका सर खाए। एंड जो SSD है मैक्सिमम 1 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। इसकी डिसअसेंबली हमारे को अलाउड नहीं है, खोल नहीं सकते। तो उसके अंदर मेरे को लगता है एक ही स्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिकर लगा होता है ना, पहले इसके ऊपर 2 SSD स्लॉट मेंशन होते थे, इस बार कोई इस पे मेंशन नहीं है नंबर वगैरह ना, तो मेरे हिसाब से एक ही स्लॉट है। मैक्सिमम 1 TB तक आप कर सकते हो। Gen 4 ये बढ़िया चीज है। देन Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। एंड अदर वेरिएंट की बात बताऊं तो i7 में आपको मिल जाएगा 3050 Ti के साथ, जो अभी प्रेजेंटली सिर्फ 2 ही मेंशन्ड है एसर की वेबसाइट पे इंडिया में। बाकी 3060 3070 Ti वो बाद में आएंगे, जब आएंगे तो रिव्यू लाने की कोशिश भी करेंगे। दिल से मतलब पूरी हिम्मत करता हूं मैं करने की, आप सब्सक्राइब नहीं करते तुम। एंड ये स्पेसिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक बता दूं, मैं इसके अंदर 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है। बट वहीं पे देखेंगे 85,000 इसका प्राइस है, और 12 जनरेशन लैपटॉप 3050 के साथ 95 वॉट वाला, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं ठीक भी है। हाँ, जो i7 वाला वेरिएंट है वो 16GB के साथ आता है, बेटर है पर महंगा भी है, 1,10,000। तो हो गई स्पेसिफिकेशन। अब सुंदरता में नजर मारने से पहले छोटी सी चीज जो देहरादून उत्तराखंड वाले लोगों के लिए है, बाकी लोग टाइम स्टैम्प देख के आगे जा सकते हैं। ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया लैपटॉप स्टोर देहरादून। अगर आप देहरादून से हो या उत्तराखंड से हो और आप गेमिंग लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप आप ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकती है। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी के लैपटॉप्स मिल जाएंगे, चाहे गेमिंग हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे बिजनेस हो, थिन एंड लाइट, कन्वर्टेबल, मतलब समझ रहे हो ना, वैरायटी पूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको मिल जाएगा, पूछो जो मर्जी करो। और हाँ, यहाँ पे आपको कैश, क्रेडिट, EMI सारी फैसिलिटीज है, जाओ लैपटॉप परचेज करो। स्टार्टिंग विद द बिल्ड एंड डिजाइन, टॉप लिड हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक में मिलती है। एंड टॉप लिड फ्लेक्स हमेशा की तरह जितना नाइट्रो में मिलता है उतना ही है। बिल्ड में मैं कहूंगा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, सेम वैसी ही प्लास्टिक की बिल्ड है, बस लुक्स चेंज करे हैं। मतलब जैसे होता है ना, एक बिल्कुल खत्म वाली बिल्ड भी नहीं होती नाइट्रो की, एकदम बढ़िया भी नहीं होती, एवरेज बिल्ड होती है, प्राइस के हिसाब से बढ़िया होते हैं। देन इंटीरियर भी हमारे को प्लास्टिक का मिलता है, एंड जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी यहाँ पे हमारे को काफी कम से मिल जाता है। टॉप पे हमारे को यहाँ पे थोड़े बहुत वेंट्स मिल जाते हैं जो एयर फ्लो के लिए है। एंड यहाँ पीछे से भी लुक्स चेंज कर दिए हैं, पीछे यहाँ पे हमारे को पोर्ट मिल जाते हैं इस बार, और वेंट्स मिल जाएंगे आपको पीछे 2। एंड अगर बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में भी यहाँ पे आपको खुले खुले वेंट मिल जाते हैं, और वैसी थोड़ी गेमिंग टाइप की लुक है। एंड बिल्ड की बात चल रही है, स्क्रीन वॉबलिंग आपको यहाँ पे मीडियम मिल जाती है, ज्यादा भी स्टेबल नहीं है और ज्यादा भी ऐसा ढीला नहीं है, जैसे हर बार नाइट्रो करता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। देन राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 वाले टाइप A पोर्ट मिलते हैं 2, जिसमें से एक हमारा पावर ऑफ चार्जिंग वाला है। पावर ऑफ चार्जिंग में अगर लैपटॉप ऑफ भी रहता है तो हम अपना फोन वगैरह या कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, मतलब यहाँ से चार्जिंग आउटपुट मिलता रहता है लैपटॉप बंद होने पे भी। उसके बाद पीछे एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक USB टाइप C पोर्ट जो कि 3.2 Gen 2 वाला है, और यहाँ से हमारे को डिस्प्ले आउटपुट भी मिलता है क्योंकि हमारा थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट है। एंड यस, इंटेल 12 जनरेशन है, थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट आपको मिलता है। और थंडरबोल्ट के बारे में पिछली वीडियो में बताया था मैंने, टफ वाली जो वीडियो है ना। और यहाँ पे हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है। अब आती है बात डिस्प्ले की, 85,000 का लैपटॉप है, बट डिस्प्ले इस बार भाई नाइट्रो ने इंप्रूव करी है, रीजन के साथ आपको बताऊंगा। पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो, 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी, एंटी ग्लेयर है, 144
24 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड जो कलर गैमेट है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, ना तो एसर की वेबसाइट पे ना ही Amazon पे। ये मेरे को 45% NTSC से थोड़ा सा बेटर लगा, पिछले साल 45% वाले आ रहे थे ना। एंड जो ब्राइटनेस है वो भी 250 निट्स नहीं है, वो भी ज्यादा है। मैं रीजन बताता हूँ, मैंने इसको साइड बाय साइड अपने टफ वाले लैपटॉप से कंपेयर किया था, टफ की ब्राइटनेस से ज्यादा लगी मेरे को। आप खुद अपने सामने देख सकते हो, आपको सामने नजर आ रहा होगा, सेम सीन है दोनों लैपटॉप पे। नाइट्रो में ज्यादा ब्राइट और ज्यादा कंट्रास्टी लग रहा है। तो जो इसकी डिस्प्ले है वो एक बेसिक लैपटॉप वाली डिस्प्ले से बेटर है और व्यूइंग एंगल्स बढ़िया मिल जाएंगे क्योंकि आईपीएस पैनल है। और यहाँ पे हमारे को 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है जो हम इसके नाइट्रो सेंस वाले सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स। एंड जो ट्रैक पैड है ना, ट्रैक पैड यार मेरे को छोटा लगा इस बार। वैसे तो फुली क्लिकेबल वाला है बट ट्रैक पैड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे बढ़िया है, मतलब यूज करने में नॉर्मल लगता है। स्पीकर पे एसर ने इस बार भी कोई काम नहीं किया, बिल्कुल वही स्पीकर हैं 2-2 वॉट वाले जो आते हैं हमारे, डाउन फायरिंग स्पीकर हमारे को मिलते हैं। एंड स्पीकर की क्वालिटी बिल्कुल ही बेसिक सी है, बेस ट्रेवल का कुछ ऐसा कुछ खास बोलने लायक नहीं है, ठीक है मतलब स्पीकर। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, 720p का वेबकैम है। वेबकैम थोड़ा सा इंप्रूव्ड लग रहा है मेरे को पिछले बारी के हिसाब से। जो कलर्स हैं वो हमारे को थोड़े नेचुरल लग रहे हैं बट थोड़े पेस्टी से कलर आ रहे हैं, जैसे पेस्टल इफेक्ट लगा देता है ना, कुछ इस टाइप के इसके कलर्स हैं इस बार। बाकी ठीक है, काम चला देगा। कुछ ऐसी इसकी माइक की क्वालिटी है, कुछ ऐसी इसकी वेबकैम की क्वालिटी है। कैसी है कमेंट सेक्शन। और इसके अंदर हमारे को 57.5 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। मैंने बेसिक यूसेज किया था वही, कीबोर्ड लाइट ऑफ और डिस्प्ले ब्राइटनेस 50% पे, बाकी बैटरी सेवर मोड वगैरह लगा दिया था। और उसके अंदर मेरे को मुश्किल से 1.5 घंटे का बैकअप मिला, तो बैटरी बैकअप के मामले में मैं कहूंगा सही नहीं है। 57.5 वॉट आवर की बैटरी, अब उससे क्या ही उम्मीद करेंगे। सो गाइस, ये थी लैपटॉप की फुल क्विक बातचीत, इससे ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। अब सीधा बात कर लेते हैं बेंचमार्क की। i5 12th जनरेशन 12500H मिल रहा है मौका यहाँ पे टेस्ट करने का। कंडीशन आपको बताता हूँ, 25 to 26 डिग्री रूम टेम्परेचर है और लैपटॉप का जो मोड है वो परफॉर्मेंस मोड पे है, जो नाइट्रो सेंस में हम चेंज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा सिनेबेंच R23 का मल्टी कोर स्कोर निकल गया वो 14,000 अप्रॉक्स है और जो सिंगल कोर है 1734। देन Geekbench 5 CPU टेस्ट 6421 मल्टी कोर 1588 सिंगल कोर। ये जो स्कोर्स निकल के आ रहे हैं ना, ये Ryzen 7 5800H को बीट करने वाले हैं। तो आप प्रोडक्टिविटी के अगर लैपटॉप परचेज करना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह अगर आपको करनी है, तो i5 12500H आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है आज की डेट में, मतलब बढ़िया एकदम। देन PC Mark 10 5971 इसमें टोटल स्कोर मिलता है। PC Mark 10 हमारे डे टू डे यूसेज के लिए होता है, जो स्कोर 5000 से ऊपर होता है। इसका हमारा अप्रोक्सीमेटली 6000 है, जो काफी बढ़िया है। देन 3D Mark Times 5 टोटल 5544, ग्राफिक्स का 5375 जो हमारा 3050 का हमेशा होता है। एंड देन CPU स्कोर 6755, तो CPU स्कोर डेफिनेटली बेटर है। i5 सोच के पहले ऐसा लगता था मतलब अच्छा लैपटॉप नहीं होता या कुछ भी है, अब i5 को देख के लग रहा है कि कुछ चेंज तो आया है भाई इंडस्ट्री में, लग रहा है ना? बताओ ना कमेंट करके यार, हर बार बोलता हूँ। उसके बाद हमारा क्रॉसमार्क का यहाँ पे ओवरऑल स्कोर है 1541, बाकी स्कोर्स आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और ये क्रॉसमार्क का नया टेस्ट है, आपको लैपटॉप से कंपेयर करना होगा, जो भी करंट जनरेशन के करूंगा आप दूसरे लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाले। हायर इज बेटर, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। तो भाई ये तो होगी लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बातचीत। कर क्या कह सकते हो, बढ़िया अपना मल्टी कोर का काम कर सकते हो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ। हाँ, अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग की तरफ जाना है तो मैं कहूंगा 3060 और 16 GB रैम कम से कम। 16 तो इसमें भी करा लेना, गेमिंग करने वाले हो। गेम टेस्ट वैसे किया है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एंड बाकी प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप बढ़िया है। स्कोर्स बता देते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं। एडीएस अब करते हैं गेम टेस्ट, 5-6 गेम टेस्ट किए जो हमेशा हर बार करते हैं। और हाँ, सेम गेम्स मैं इसलिए रखता हूँ हर बार ताकि आपको कंपैरिजन करने में कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मैं गेम्स के टाइटल चेंज कर दूंगा ना तो हमारे को पता नहीं लग पाएगा ना कि कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिल रहा है डिफरेंट मशीन्स में। गेम चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस गेम दिखाने की इस गेम में कितने एफपीएस मिल रहे हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि उस स्पेसिफिकेशन में आपको कैसे एफपीएस मिलेंगे ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में, बजाय उस स्पेसिफिक गेम में। समझे? मैं भी नहीं समझा, पर जिनको समझना वो समझ गए। तो पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं CSGO, और सेटिंग्स आप देख सकते हो हाई सेटिंग्स पे रखा है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है वो ये 26-27 जो मैंने आपको शुरू में बताया था बेंचमार्क के टाइम पे। और CSGO में हमारे को यहाँ पे 100 के अराउंड FPS मिल रहे हैं, 100 से नीचे भी गिर रहे हैं वैसे। और यहाँ पे जो हमारे को थोड़े FPS कम मिल रहे हैं वो रैम की वजह से मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे 16 GB रैम होती तो डेफिनेटली 150 प्लस FPS हमारे को मिलते हैं यहाँ पे। बाकी CPU टेम्परेचर भी ठीक है, 26 to 27 डिग्रीज रूम टेम्परेचर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट नंबर पे वॉरजोन फील्ड ऑफ व्यू 100 रखा है मैंने, और DLSS रखा है बैलेंस्ड पे। बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने पूरी की पूरी देख सकते हो, वीडियो पॉज कर करके देख लो सब। और यहाँ पे वॉरजोन में बहुत ही खत्म FPS आते हुए हमारे 40 से 50 FPS मिल रहे हैं, 60 जा रहे हैं कभी कभी, वैसे 50 से नीचे ही है। तो इसका भी रीजन वही है, जैसे हमने टफ रिव्यू नहीं करा था Ryzen 7 4800H 3050 वाला, उसके अंदर भी जिन लोगों ने 16 GB रैम में अपग्रेड किया उसके बाद हमारे को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, जिसकी कुछ वीडियोस भी है YouTube पे, आप चेकआउट कर सकते हो। सेम इसी के अंदर हो रहा है, ये बॉटलनेक हो रहा है जो हमारा CPU है ना, डेफिनेटली इसका 16 GB वाला वेरिएंट ही आप परचेज करना। फिर वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे, ऑब्वियसली वही CSGO वाली परफॉर्मेंस आनी थी, 100 के अप्रॉक्स FPS मिल रहे हैं।
और फिर वही रैम वाली बात, अब बार बार क्या बोलूं, बस समझ जाओ इससे आप। लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है, थर्मल्स भी हमारे को वैसे ही मिल जाते हैं जैसे नाइट्रो के हर बार मिलते हैं। उसके बाद फोर्जा होराइजन 5 हाई प्रीसेट पर हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 3050 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे को 60 प्लस FPS मिल रहा है। और जो हमारा फोर्जा होराइजन 5 है वो इतना ज्यादा रैम हंग्री नहीं है, बट स्टिल अगर आप डुअल चैनल में जाओगे तो 10 से 15 FPS का आपको बूस्ट और मिल जाएगा। बट जितने भी ई स्पोर्ट्स टाइटल है उसके लिए तो भाई 16 GB रैम आज की डेट में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद GTA 5 हमारा वेरी हाई और हाई का मिक्सचर है, सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। एंड यहाँ पे GTA 5 में भी बिल्कुल अल्टीमेट खत्म परफॉर्मेंस मिलते हुए 60 के आसपास FPS आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे हमारे को 3050 से उम्मीद है अप्रोक्सीमेटली इस सेटिंग्स पे 100 FPS के आसपास की। अब यहाँ पे मेरे को लगा कि मेरे को 16 GB रैम वाला वेरिएंट अरेंज करके उसका स्पेसिफिकली गेम टेस्ट बनाना चाहिए, तो बताना मेरे को कमेंट करके वो करना है या नहीं। वैसे तो बाकी समझ आता ही है हमारे को रिव्यू करके कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। और हाँ, यहाँ पे CPU टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 28 तक पहुंच गया। तो अगर आपकी सिटी में 28 to 30 डिग्री रूम टेम्परेचर रहेगा तो आपके टेम्परेचर थोड़े से हाई जा सकते हैं। बाकी कूलिंग पैड यूज करोगे डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हमारा रेड डेड रिडेम्पशन 2, उसके बाद जो हमारा प्रीसेट है वो 50% वाला है, बिल्कुल मिडल में 12 रखी है बैलेंस पे, और बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हो। और DLSS हमने रखा है ऑटो पे। एंड RDR2 में मेरे को उम्मीद थी यही 50 के आसपास FPS मिलेंगे, और यही हमारी रैम ज्यादा होती तो डेफिनेटली 60 प्लस चले जाते। तो ऐसे कुछ इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस है गेमिंग के मामले में। डेफिनेटली नाइट्रो अगर लेने वाले हो 16 GB वाला वेरिएंट लेना, इसी का ही i5 का, और ज्यादा बजट है तो i7 के लिए जा सकते हो 3050 Ti के साथ, वो तो डेफिनेटली फिर अच्छा ही चलेगा। तो यार बस यही था इसका पूरा रिव्यू। गेम टेस्ट आपने देख लिया, गेमिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड 16 GB रैम अगर आप 12 जनरेशन वाला लैपटॉप ले रहे हो। एंड बात रही लैपटॉप की परफॉर्मेंस की, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 85,000 में आपको Gen 4 SSD मिल जाती है, i5 12 जनरेशन मिल जाता है, मल्टी कोर सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। जो भी सारी परफॉर्मेंस लॉस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रैम की वजह से हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि यही वाला वेरिएंट 16 GB रैम में भी गेमिंग टेस्ट वगैरह या किसी और चीज से मैं कोशिश करूं अरेंज करने की। एंड बाकी i7 वाला 16 GB रैम में आता है, अगर आपका बजट अच्छा है आप उसके लिए जा सकते हो, और चाहो तो अभी थोड़ा वेट भी कर सकते हो क्योंकि अभी और बजट वाले 12 जनरेशन और Ryzen 6000 सीरीज के लैपटॉप्स आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही था। लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।